बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम है उसके ऊपर काम आगे बढ़ चुका है और अब लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अब तो कोई पीछे रह ही नहीं गया मामला। जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल थी इस वक्त हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो सेनेट था। सेनेट के अंदर थोड़ी मुश्किल थी। कौमी असम्बली में मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि आइनी अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशस्तें हैं वो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों में बांट दी थी, जिसके बाद उनके पास कौमी असम्बली में जाली अक्सरियत मिलाकर और फार्म 47 मिलाकर ये सब करके 2/3 अक्सरियत सिंपली उनको मिल गई थी। हाँ, सेनेट में उनके लिए प्रॉब्लम था, उनको 2-3 नंबर कम हो रहे थे। बल्कि एक सेनेटर जो है हुकूमत के, इरफान सिद्दीकी साहब, वो बीमार भी थे, तो इन्हें 64 का नंबर पूरा करने के लिए दिक्कत का सामना था। लेकिन वो नंबर पूरे हो गए। और नंबर पूरे कैसे हुए पहले तो आप ये देख लीजिए, फिर बताते हैं तरमीम क्या है। फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव मेरे पास खबरें, वो भी आप तक पहुंचाता हूं। नंबर 1 तो ये कि नाज़रीन, बलूचिस्तान से फजल रहमान साहब के सेनेटर अहमद खान, ये फजल रहमान की पॉलिसी के खिलाफ गए। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप छोटी सी पार्टी है और थोड़े से सेनेटर्स हैं, थोड़े से अरकान असम्बली हैं, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पाए। तासुर यही है कि फजल रहमान साहब ने इस मरतबा फिर सहूलतकारी की और उस सहूलतकारी के नतीजे में वो खुद तो पाकिस्तान से बाहर चले गए। वो अपने बेटे के साथ दुबई रवाना हो गए मुबैना तौर पे। फिर उन्होंने कुछ और जगहों पे जाना है, वहाँ पे भी जाएंगे। जबकि उनका एक सेनेटर इस्तेमाल किया गया, अहमद खान, और उसने जाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आइनी तरमीम के लिए वोट डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैफुल्ला अबरू जो है, ये सिंध से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, कारोबारी बंदे हैं। ये बिलावल से भी मिले थे और बहुत पहले से ये मशकूक हो चुके थे, और इन्होंने भी जाकर वोट डाल दिया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। देखें, मैं वैसे ही कह दूं कि जी बड़ी कोशिश की, बेचारे चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या बाकी ओहदेदारान ने बड़ा जोर लगाया कि अपने सेनेटर्स को रोकें, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की, क्योंकि कौमी असम्बली में उनको पता है कि क्या चल रहा है, और सेनेट के अंदर 1-2 सीटों का मसला था, तो पीटीआई ने कोशिश भी नहीं की कि वो कोशिश करते। बहरहाल सैफुल्ला अबरू और अहमद खान, इन दोनों ने वोट डाला, एक पीटीआई का और एक फजल रहमान का, और इनके वोट के बाद 27वीं आइनी तरमीम में सेनेट में हुकूमत का मसला हल हो गया। अब पीछे क्या रह गया? कौमी असम्बली। वहां पे तो मामला पहले ही ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और फजल रहमान साहब नाकाम हुए। फजल रहमान साहब के बारे में अब भी सबको यही शुबा है कि उन्होंने खामोश सहूलतकारी की है, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ फजल रहमान साहब अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हासिल कर लेंगे। अब आ जाए जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं, मैं आपको अभी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे बड़ा लूजर कौन है। लेकिन बिलावल के नाना ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा था, मुल्क को तोड़ा था। बिलावल के नाना ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ा था, और बिलावल ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के आईन को दफन कर दिया। सिंपल इज दैट, कि आज पाकिस्तान में आईन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अदालत में देख लें, कुछ भी नहीं बाकी बचा दिया, ख़त्म हो गई। अब वो जो जजेस कभी डट के खड़े होते थे या कोई बातचीत करते थे, उनकी कोई औकात नहीं है। जब दिल करेगा उनको घर भेज दिया जाएगा। लिहाजा वो जजेस भी फैसला करें कि उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर ये लड़ाई लड़नी है या बाहर निकलकर वकला के साथ मिलकर कोई तहरीक तैयार करनी है, ये जजेस को भी फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल बिलावल ने वो आइन दफन कर दिया जो उसके नाना की तरफ से क्रेडिट लिया जाता था। जो भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी, जरदारियों ने मार दिया। भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी इतनी दहाइयों में, लेकिन जरदारियों ने भुट्टो को मार दिया और भुट्टो का आइन दफन कर दिया। सो कॉल्ड भुट्टो, सबका ही मिलजुल के आइन बनाया था सबने, बड़े बड़े रहनुमा हुआ करते थे आइन बनाने वालों में शामिल। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके बदले में क्या मिलेगा? देखिए, एक तो फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने दी जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। फौरी तौर पे पहला तोहफा ये मिलेगा, और फिर बिलावल और जरदारी के साथ मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे कि फ्यूचर में बिलावल को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना है। उसके लिए जरदारी खानदान को कुछ और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो आने वाले दिनों में आप कुर्बानियां देख लेंगे। बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। बिलावल ने कहा, जी हमारे आइन में एक कमजोरी और एक कमी थी।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस कमी और कमज़ोरी को पूरा कर दिया। कमज़ोरी पता क्या थी? ता हयात इस्तिस्ना वाली कमज़ोरी थी। कमज़ोरी ये थी कि जनाब हमने भुट्टो को इतना पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि उनके अंदर शक्ल नजर आए। पीपल्स पार्टी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब हम पीपल्स पार्टी को जोड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी थी। बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का किरदार कोई बड़ा काबिल तारीफ नहीं था, लेकिन जिन हालात में उन्होंने मौत को कबूल किया, उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोया। बेनज़ीर भुट्टो ने भी आगे उस दाग को मिटाने में बड़ा सियासी किरदार अदा किया। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के बाद जब ये पार्टी जरदारियों के कब्जे में गई तो उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया पकड़ के। आज जमहूरियत को दफन किया है तो पीपल्स पार्टी ने किया है, वो इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। आइन में कौन सी कमज़ोरी दूर की है? आपने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में किसी आर्मी चीफ को, किसी फौजी को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं जो इससे पहले कभी किसी के पास नहीं थे। ये आपने किया है। आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते करते तमाम सिविल इदारों का कंट्रोल खत्म कर दिया आपने। अदलिया को एक पुर्जा बना के रख दिया, तमाम इदारे कंप्रोमाइज कर दिए और फर्द वाहिद के हाथ में सारी ताकत आपने दे दी। ये इन्होंने किया है। नवाज शरीफ को इसमें क्या मिला और नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 27वीं आईनी तरमीम का? तो सादा बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ खुद है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, मेरी सोर्स से बात हुई और ये वो लोग हैं जो चंद लोग जाकर मिले नवाज शरीफ साहब से हाल ही में, और उन्होंने इसके बारे में मियां साहब से राय जानना चाहिए। क्योंकि देखें, कन्फ्यूजन फैल गया था कि इस किस्म की घटिया कानून साजी आइन को दफन करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साद रफ़ी दायरों के सफ़र की बात कर रहा है कि दायरों में घूमते रहेंगे तो दायरों में ही घूमते रहेंगे। जो PMLN के नजरियाती लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा बहुत अवाम में जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने। लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे थे कि नवाज शरीफ, और ये कन्फ्यूजन फैल रही थी कि नवाज शरीफ कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले सकता है, या नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या नवाज शरीफ इस किस्म की घटिया आइन साजी के हक में नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ लोग कर रहे थे। हकीकत बताता हूं, नवाज शरीफ साहब से जो लोग जाकर मिले, उन्होंने जब मियां साहब के सामने सिचुएशन रखी और पूछा कि रहनुमाई करें जनाब, आप रहनुमा है, तो नवाज शरीफ साहब ने अब बातें जो की हैं वो सुनने वाली हैं। मियां साहब ने कहा जी पहली मरतबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मरतबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो, तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें, फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। एक हद से जाके आगे तो ये सारी चीजें भी बेमानी हो जाती हैं पब्लिक के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब नारा दे दिया, उन्होंने कहा जी आजादी या मौत चाहिए या आजादी चाहिए। तो अगर इस नारे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए लोग तैयार हो गए, मैं करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, लाखों की नहीं कर रहा, चंद हजार लोग भी तैयार हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये कभी भी अपने ऊपर अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये जो 26 नवंबर का कत्लेआम है, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम है। और जो मुरीदके के अंदर कत्लेआम हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। मैंने उस दिन आपको ट्रक की वीडियो दिखाई कि उसके अंदर उठा उठा के बंदे डाले जा रहे हैं।
और बड़ी अजीबोगरीब मनाजिर हैं वहाँ पे जो लोगों ने देखे। हज़ारों गोलियाँ निहत्ते कारकुनों के ऊपर फायर कर दी गई। ये जो मुरीदके में हुआ, ये सारे हाथ बाद में एस्टेब्लिशमेंट के खाते में नवाज शरीफ ने और उसके ख़ानदान ने डाल देने हैं। ये बात आसिम मुनीर भी अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए इस्तिस्ना, और उन्हें इस्तिस्ना मिल गया। लेकिन इस आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो नवाज शरीफ है आज के दिन में, कि अब वो आसिम मुनीर को मजीद इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए, कि जनाब हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, हमारे मुखालिफिन को कुचलें। और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। तो बेनिफिशरी जो है वो आसिम मुनीर से बड़ा इस सारे मामले का नवाज शरीफ है। और लूजर इसका कौन है? मेरे ख्याल में, जो मेरी राय में, वक्ती तौर पे तो सबको लग रहा है कि आसिम मुनीर ने बहुत गेन कर लिया बतौर फील्ड मार्शल, बतौर आर्मी चीफ। लेकिन मेरे ख्याल में इदारा और आसिम मुनीर साहब इसमें एक हद तक लूजर भी हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूं। नंबर 1, ये ताहयात ओहदा मिल गया, ताहयात मुराद मिल गई, लेकिन एक चीज़ हो गई कि फ़ौज की सियासी मुदाखलत और इख्तियारात के हुसूल की इनकी ख्वाहिश ये बहुत खुलकर सामने आ गई है। ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, इस्तिस्ना मिल गया कि आइन तोड़ें, कानून तोड़ें, कुछ भी करें, इनके ऊपर केस नहीं हो सकता, ये जो मर्जी करें, 2 नंबरी करें, ताहयात इस्तिस्ना, कुछ हो नहीं सकता, कुछ कहा नहीं जाएगा। तो ये एक कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई इस ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत की। ये भी इदारे के लिए और शख्सियत के लिए या आसिम मुनीर के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर 3, मुकम्मल कंट्रोल इदारे पर और मुल्क पर आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। देखिए, इदारे के लिए ना इस इमेज के चीफ के साथ या इस बोझ को उठा के चलना ये इतना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि फौजी दिलेर होता है, नॉर्मली यही कहा जाता है। एक जर्नैल के पास क्या होता है, उसके पास क्या होता है, यानी एक फैमिली के अंदर अगर एक बंदा फौजी है तो लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा दलेर है, ज़्यादा बेहतर है, यार फौजी बंदा है यार, ऐसे लोग कहते हैं। जो बंदा ज़रा दलेर होता है, बहादुर होता है, कहते हैं फौजी है यार, फौजी बंदा है यार, दलेर आदमी है। तो ये उनके नाम के साथ जुड़ता है, जर्नैलों के नाम के साथ ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तान की तारीख का ये बासर तरीन जर्नैल तो बन गया, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान की तारीख के एक बुज़दिल तरीन जर्नैल का टैग भी इनके ऊपर लगा दिया गया। और लगाया ये आईनी तरमीम ने, हमने तो नहीं लगाया। कि यार इन्हें डर लग रहा है कि इनके ऊपर कोई केस ना हो जाए, इन्हें डर लग रहा है कि इन्हें कोई रात जेल में ना गुजारनी पड़े, इन्हें डर लग रहा है कि कोई इन्हें कोई बात पूछ ना सके, कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक होगा क्या, दावा यह किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब 2027 तक रहेंगे और 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे और अगले आर्मी चीफ पे उससे पहले बहुत काम हो चुका होगा। रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे, मुबैना तौर पे जो मेरा सोर्स कह रहा है, ये जाएंगे राहील शरीफ की जगह पे और ये सऊदी अरब में जाके सर्व करेंगे। गजा के मामलात, सऊदी अरब के मामलात, यमन के मामलात, वो इस रीजन की जो फोर्स है उसमें पाकिस्तान का शेयर बढ़ाते हुए वो वहाँ पे जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। और इसके लिए उन्हें वन टाइम अप्रूवल चाहिए होगी मौजूदा हुकूमत से, वो उन्हें मिल गई और वो चले गए, जैसे राहील शरीफ चले गए थे। अब पाकिस्तान के अंदर आप उनके ऊपर जितने मर्जी बाद में मुकदमात बनाते रहे, जिसकी मर्जी बाद में हुकूमत आती रहे, जो मर्जी बाद में आर्मी चीफ आता रहे, आसिम मुनीर को कोई कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि उनके पास क्या है, इस्तिस्ना है और ताहयात उनके पास मुराद हैं, यूनिफॉर्म है, वो पहन के आ सकते हैं इवेंट्स के अंदर। लिहाजा ये सारा खेल इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। अब देखें, हो सकता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं ना, तो प्लानिंग भी तब्दील होती है कि ये वाला काम करना था, इससे बेहतर ये मिल गया, ये कर लेते हैं, या ये वाला काम करना था, अब नहीं हो सकता, फिलहाल छोड़ देते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ होता है, इंसान प्लानिंग बहुत लंबी करता है, वो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये बात भी सच है। अब 2 चीज़ें आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर चुकी हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मसला आसिम मुनीर साहब के लिए खड़ा कर दिया और दूसरा इस आईनी तरमीम ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। एक, जो इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कहा है, उन्हें इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखें, इमरान खान ने कहा है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है,
इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, वो उस दिन से अर्दली लगता, सब मुझे हर आदमी कहता है कि यार हमें लगता ही बिल्कुल सही कहा है, लोग बिलीव कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब को एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी इस तासुर से, इसको खत्म करना पड़ेगा कि वो ज़हनी मरीज हैं। और ये कैसे करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है तो इसके ऊपर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहरहाल आप लोग बड़े गौर से उनको देखेंगे और एक एक चीज़ के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तो मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान साहब ने कह दिया ज़हनी मरीज हैं, तो ये चीज़ें परेशान करती रहेंगी। नंबर 2, ये जो आईनी तरमीम है, इसके ज़रिए से जो पॉलिटिकल एलीट है उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुज़दिल आदमी है। यानी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके पास ना हुआ तो कल को उन्हें कोई भी पकड़ के जेल में डाल देगा, या उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, या उनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, या उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। तो उस परेशानी से और उस छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए। आइन में ही तरमीम करके अपने इर्द गिर्द एक आइनी दीवार खड़ी कर दी। ये बुज़दिली का एक तासुर क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इन 2 चीज़ों से जान छुड़ानी पड़ेगी आसिम मुनीर साहब को। अब इससे वो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये जब वक्त आएगा वो छुड़ा पाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो अभी फेस कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी हम इसके पीछे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इसे कबूल नहीं करते। आप कबूल करें या ना करें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त एक जाली निज़ाम चल रहा है। जब तक कि पब्लिक उठ कर इस सारे निज़ाम को ज़मीन बोस नहीं करती, जब तक कि इसको वापस दफन नहीं करती, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुहेल अफरीदी किसी तरीके से उस रास्ते तक या उस नहज तक कौम को ले जाएं, स्पेशली जो पश्तून अवाम और नौजवान हैं, उन्हें उस नहज तक ले जाएं जहां से लोग ये सोच लें कि अब उन्होंने कामयाबी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे जाना नहीं है, या फैसला कौन उन्होंने एक एहतजाज करना है, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। लेकिन ये खौफ जो है सिस्टम का वो नज़र आ रहा है। वसीउद्दौला खान साहब ने इसकी बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस तरमीम की तर्जुमानी की है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ही सबसे कमज़ोर होता है, और ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है, 8000 साल की तारीखी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। राणा सनाउल्लाह साहब से सहाफ़ियों ने पूछा जी आर्टिकल 6 का फिर क्या बनेगा जब इस्तिस्ना आपने दे दिया। देखें, आर्टिकल 6 का मामला, ये आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 लग जाएगा। आइन को तोड़ता कौन है? क्या कोई जज तोड़ता है? नहीं। कोई सहाफ़ी तोड़ता है? नहीं। मैं तोड़ता हूँ? नहीं। आप तोड़ते हैं? नहीं। आइन को तोड़ते हैं हमेशा डिक्टेटर्स। तो अगर कोई डिक्टेटर या कोई फौजी या कोई जर्नल आइन को तोड़ता है तो उसको डर जो होता है वो आर्टिकल 6 का होता है। अब आसिम मुनीर साहब के ऊपर से वो डर भी खत्म हो गया। फ़र्ज़ करें कल आसिम मुनीर साहब आइन को मुअत्तल कर देते हैं या आइन को तोड़ दें, कानून को तोड़ दें, तो अगर आइन कल को बहाल भी होता है तो इस आइन के अंदर लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लिहाजा ये एक ऐसी सहूलत उन्हें दे दी गई है जिस पे सियासतदान एक दिन पछताएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये सियासतदानों के सामने आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब को एक ख़त लिखा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़त इसलिए है कि निशानदेही करना चाहते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्या करना है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। 8 नवंबर को उन्होंने एक ख़त लिखा, आज 10 नवंबर है, ये ख़त सामने आया और इसमें उन्होंने कहा जी कि आईनी अदालत से मुशावरत के बगैर अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और साथ उन्होंने ये भी लिखा, एक कंट्रोल्ड आईनी अदालत वक्ती सियासी मफादात की तकमील तो कर सकती है, यानी इतना तो कर सकती है, मगर ये जमहूरी रियासत को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएगी। फौरी तौर पे कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए या तरजीहन तमाम आईनी अदालतों के जो जज हैं उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए ताकि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर गौर करके इदारा जाती रद्द-ए-अमल दिया जाए। ये मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिख दिया नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर रखा है। जजों को और वकला को अब फैसला करना पड़ेगा, सहाफ़ियों को भी करना पड़ेगा। अब हर आवाज़ कुचल दी जाएगी। आप ये नवंबर का महीना गुजरने दें, दिसंबर के महीने में आप एक नया और अजीबोगरीब किस्म का पाकिस्तान देखेंगे। उसके अंदर ये चीज़ों को किसी और नहज पे ले जाएंगे। लेकिन मेरा एक बात मानना है,
जब भी कभी रात बहुत अंधेरी होती है ना, तो वो ऐलान कर रही होती है कि बस सुबह होने वाली है। तो सुबह होने वाली है नाज़रीन, और उसके असरात ये हैं कि जो रोशनी से डरते हैं उनके चेहरे अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, और उनके चेहरों पे पहली मर्तबा खौफ दिखाई दे रहा है आइन का, कानून का, और वो सहारा ले रहे हैं आइनी तरमीम का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।